उसके पीछे मैंने जो आप शीर्षक दिया हुआ था बात करने के लिए, सत्ताधारी दलों के द्वारा, आज जो सत्ता में जो बैठे हुए हैं इनके द्वारा जो हमारे यहां संवैधानिक शासन, जो संवैधानिक नीतियां हैं, उन नीतियों पर हम पर शासन ना करके वो अपना गुप्त एजेंडा हमारे ऊपर थोप रहे हैं और संविधान को सामने रख के, संविधान के रूप में संविधान को आगे करके वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं और अपना गुप्त एजेंडा चला रहे हैं। आखिर इनका ये गुप्त एजेंडा है क्या? इनका गुप्त एजेंडा है लोगों को दहशत में लाना, लोगों को भयभीत करना, लोगों को परेशान करना, लोगों के धन को चूस लेना। यानी व्यक्ति अपने आप में, हर व्यक्ति परेशान रहे, कोई भी व्यक्ति देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में बिल्कुल ना सोचे। यही इनकी प्लानिंग है कि आप महंगाई बढ़ा देंगे इतना कि आप महंगाई की ही चर्चा करोगे, आपके बच्चों के रोजगार छीन लेंगे, आप अपने बच्चों की रोजगार की चिंता करेंगे, आपके बेकारी की इतनी स्थिति ला देंगे, आप दिन भर या तो रोजगार की बात करेंगे या अपने खाने के लिए व्यवस्था की जुगाड़ करेंगे, या फिर आप उन विषमताओं की चर्चा करेंगे जो विषमताएं आज हमारे बीच में परोसी जा रही हैं। तो हमें चर्चा क्या करना है, हमें लड़ना किससे है? हमें हमारी दिशा ही बदल दी जा रही है, हमें लड़ाया जा रहा है हमारी परिस्थितियों से, हमारी जरूरतों से, और पीछे से किया क्या जा रहा है? पीछे से यह किया जा रहा है कि वो पूरी सरकारी व्यवस्था में अपने लोगों को नियुक्तियां दी जा रही हैं, अपने ही लोगों को वो नियुक्त कर दे रहे हैं लेटरल एंट्री से, कॉलेजियम सिस्टम से, या ईडब्ल्यूएस के 10% के दैवीय प्रकोप से, जो इनको दैवीय शक्ति से मिला है 10%, जो इन्होंने अपनी व्यवस्था को, अपने लोगों को वहां बैठा के इस 10% की व्यवस्था से जो हमसे छीना है, आज उसके जरिए ये हमारी सारे, आप सभी सोशल मीडिया पे देख चुके हैं, हमारे एक निषाद भाई ने पोस्ट भी किया था कि उस नंबर उनके ज्यादा होते हुए भी उन्हें वहां पर वो मौका नहीं मिला। तब आप खुद समझ सकते हैं कि आज हमें डायवर्जन क्यों दिया जा रहा है। ये डायवर्जन आपकी परेशानी का, डायवर्जन आपके उलझनों का, डायवर्जन आपके अपनी आवश्यकताओं का, ये डायवर्जन देके देश के विकास से, देश की उन्नति से आपका ध्यान क्यों भटका रहे हैं? आज चर्चा करने की जरूरत है। ये अगर हम आज इसकी चर्चा ना किए कि ये डायवर्जन हमें क्यों मिल रहा है, आप हमें डायवर्जन क्यों दे रहे हैं, आज हम उन चीजों से बिल्कुल विमुख हो चुके हैं जहां हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। आप सभी राष्ट्रपति को पत्र लिखिए, यहां के उच्चतम न्यायालय को लेटर लिखिए कि देश की व्यवस्थाएं, देश की अवस्थाएं इस समय क्या हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ बंडलों जब यहां से शिकायतें जाएंगी तो उसकी हिम्मत नहीं है कि उन चिट्ठियों को वो अवॉइड कर सके, उनको अनदेखा कर सके। तो जरूरत है हमें, जब तक हम चिल्लाएंगे नहीं, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, हमारी आवाज कौन सुनेगा? हमारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। हमें आवाज उठानी होगी और उस आवाज को हम पत्र के जरिए, एक पत्र तो सभी लिख सकते हैं, लिखने के बाद आप रजिस्ट्री करिए, उच्चतम न्यायालय को दीजिए, राष्ट्रपति को लिखिए। आपके अगल बगल जो संवैधानिक ढांचा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो भी असंवैधानिक गतिविधियां हो रही हैं, उनके बारे में जिक्र करते हुए आप वो पत्र लिखिए। आपके अगल बगल कहीं भी हत्याएं हो रही हैं, उसके बारे में, आपके बगल चोरी हो रही है, अगर उसके बारे में सही से न्याय नहीं मिल रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की यह जिम्मेदारी है। आप अगर पीआईएल दाखिल करने लायक नहीं है तो वो समाचार पत्रों का संज्ञान लेके पीआईएल स्वीकार करता है स्वतः
तो अगर आप पत्र देंगे तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट आपकी बातों को पीआईएल के तौर पर आपके लेटर को एविडेंस बना के वो ले सकता है। लेकिन हमें सबसे पहले शिकायत करनी तो होगी। आज जरूरत है हमें सतर्क होने की, सजग होने की, क्योंकि हमारे ऊपर शासन निकम्मे लोग कर रहे हैं जिनके पास कोई अपना एजेंडा नहीं है। उनका एजेंडा सिर्फ एक ही है, वो एजेंडा है हिंदुत्व का, लोगों को हिंदुत्व के नाम पर दहशत देने का। क्योंकि जो हिंदुत्व का एजेंडा है निश्चित तौर पर वो सामाजिक नहीं है, असामाजिक है, असंवैधानिक है। क्योंकि मैंने भी पढ़ा है कि जो हिंदुत्व का धर्म है वो बहुत ही उदारवादी धर्म है, अगर वो धर्म कहा भी जाता है तो, जबकि धर्म नहीं है, ये आप सभी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। लेकिन हम कैसे इस व्यवस्था से लड़ें? हमें अपने आप को बहुत जरूरी है कि सजग और अपनी आसपास की व्यवस्थाओं का लिखित रूप रखना। हमारे पास आसपास जो भी घटित हो रहा है उसके लिए पत्रों का संप्रेषण करना अधिकारियों को, अपने से बड़े अधिकारियों को। यानी आप डीएम को लिखिए चिट्ठी, मुख्यमंत्री को लिखिए, भले ही वो उस पर कार्यवाही ना करें, लेकिन आप उसका साक्ष्य रखिए। क्योंकि जो विषमताएं, जो प्रताड़नाएं आप सभी झेल रहे हैं, आप मानसिक दबाव में हैं, आप जिस मानसिक प्रेशर में हैं, इसका जिक्र नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप तकलीफों का सामना करेंगे। आपके सामने वो तकलीफें होंगी, वो परेशानियां होंगी। जैसे अभी आपने हाल ही में देखा है, इलाहाबाद में एक परिवार के 5 लोगों को मार दिया। मकसद क्या? लूटपाट ही है। एक ड्यूटी पे, अमेठी में ड्यूटी पे एक दरोगा, उप निरीक्षक आत्महत्या कर लेती है वर्दी पहन के। ऐसी क्या मजबूरियां आ रही हैं कि ये अपराध बढ़ता जा रहा है। तो इस अपराध बढ़ने की घटनाओं को जब तक आप संज्ञान नहीं लेंगे, स्वतः संज्ञान लेके आप पत्र लिखिए, वो बहुत जरूरी है। कि अब हमें किसी भी दशा में सुस्त नहीं होना है कि अगर हम इस समय सुस्त हो गए तो समझ लीजिए हम अपने बच्चों के प्रति ईमानदार नहीं हैं, हम अपने बच्चों से गद्दारी कर रहे हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ी से गद्दारी कर रहे हैं। तो क्या आप इस गद्दारी में अपना नाम लिखाना चाहेंगे? अपने बच्चे को आप बहुत अच्छी शिक्षा दे दीजिए, लेकिन जब उसे नौकरी और कहीं भी मौका नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? तो ये गद्दारी जो अपने बच्चों के प्रति हम सभी कर रहे हैं कि इस जो व्यवस्था है इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमें कुचल दिया जाएगा, हमें प्रताड़ित किया जाएगा, और वो हो भी रहा है। इसे हम लगातार अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन हम इसका विरोध कैसे करें? इसका विरोध करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुट होने के लिए हमें आपसी मतभेद भुलाने होंगे। तो जो आपसी मतभेद भुला के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी संख्या ही इतनी है कि हम पैदल उन्हें रौंद सकते हैं। हमें तो किसी संसाधन की जरूरत ही नहीं है, हमारी संख्या ही इतनी है कि अगर हम पैदल चल पड़े तो निश्चित तौर पर वो कुचल के मर जाएंगे। लेकिन हम एकजुट हो पैदल चलें कैसे? सबसे बड़ी समस्या है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या हमारे ये राजनेता, हमारे नेतृत्वकर्ता हैं। ये पूरे नेतृत्व का ठेका लेके कुंडली मार के बैठे हुए हैं और कोई भी गतिविधियां समाज की पीड़ाओं पर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जनता इनका साथ दे तो दे कैसे? और चुनाव आ जाएगा तो ये लोग सबसे पहले 5 किलो अनाज लेने वालों के पेट पे लात मारने के लिए बैठे रहेंगे। लेकिन ये निकल के अभी उन्हें 5 किलो चाहिए या उनकी क्या जरूरतें हैं उसकी बात नहीं करेंगे। उनको जो सरकार से जरूरतें हैं वो दिलवाएं, उन सड़क पे आए और उसे दिलाने का प्रयास करें। उनके लड़ते हुए हौसलों से जनता और उनके साथ होगी। लेकिन वो एसी में बैठे हुए भूले पड़े हैं। और जो सामाजिक लोग काम कर रहे हैं
वो अपने अहम में पूरी तरह लबालब हैं, अपने अहम में इतना मस्त है कि एक दूसरे के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। यदि इन्हें फोन किया जाए तो वो यही बताते हैं कि उन्होंने तो संगठन बना लिया है, अब कैसे साथ आएंगे आपके, कैसे साथ काम करेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है कि जैसे पूरा एक देश कितने राज्यों को मिला के एक देश बन रहा है, कितने जिलों को मिला के एक प्रदेश बन रहा है, तो क्या हम इतनी सभी जातियों को मिला के एक बहुजन नहीं बना सकते? जब पूरा देश इतनी बड़े दायरे में होके एकजुट भारत कहलाता है, तो क्या हम 6,743 एक होके बहुजन नहीं कहला सकते? तो हमें सबसे पहले अपनी एकता पे ध्यान देना है। यदि हमने अपनी सामाजिक एकता को बना लिया और इसे बरकरार कर लिया, तो निश्चित तौर पर हमारे जो भाई साहब राजेश कौशल जी कह रहे हैं जय बहुजन राष्ट्र, तो तुरंत वो वैसे ही बहुजन राष्ट्र ये देश बन जाएगा। इसके लिए आपको कहीं युद्ध नहीं लड़ना है। अभी भी आपके सामने, आपके लिए आपका भारतीय संविधान जिंदाबाद है। अगर आप इस लड़ाई में संवैधानिक रूप से साथ देते हैं तो हमें किसी को मारने की जरूरत नहीं है, हमें को किसी को काटने की जरूरत नहीं है। ये तो उनके काम है। हमारे पास तो संवैधानिक हथियार भारत का संविधान है, जो अभी भी आपको बहुत बड़ा अवसर दे रहा है कि अभी भी आप इसे समझ के इसे संजो लीजिए। और संवैधानिक रूप से अगर हम काम करते हैं, उन हर जगह अपनी पैनी नजर रखते हैं, तो इनकी औकात नहीं है कि हमारे ऊपर इस तरह से बुलडोजर चलवाएं, हमारे लोगों को परेशान करें। ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें सबसे पहले अपने संविधान की महत्ता को समझना होगा। हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बृहद और विस्तृत संविधान है। इस संविधान को समझने की जरूरत है कि जिन्होंने इस संविधान को बनाया था, वो संविधान आपके लिए कितना मददगार है आपकी आजादी के प्रति। इसके लिए आप संजीदा बिल्कुल नहीं हैं। आप सभी को संजीदा होने की जरूरत है। जब तक ये संविधान है आपको कोई हिला नहीं सकता। इसलिए इस संविधान को मजबूती से पकड़ लीजिए और संवैधानिक कार्यकलापों के द्वारा इन आतताइयों के गले में पट्टा पहना दीजिए, इनके नथ डाल दीजिए और इनके पैरों में बेड़ियां डलवाइए। सबसे बड़े चोर और भ्रष्टाचारी जो सत्ता में इस समय बैठे हैं ये हैं। इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इन्होंने तो सदियों से आपके साथ भ्रष्टाचार किया है, आपके साथ शोषण किया है, आपके साथ भ्रष्टाचार किया है। जातिगत आधार पर सबसे ज्यादा आपके साथ भ्रष्टाचार हुआ है। मेहनत की आपने और आपके घर से इन्होंने अनाज दान के रूप में ले लिया, चंदे के रूप में ले लिया। तो ठगने का काम सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने किया है और आज भी वही करते जा रहे हैं। गंगा के नाम पर, गंगा सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए ले लेते हैं और बरसात के पानी में गंगा का जितना कीचड़ है वो बहता हुआ पार निकल जाता है। तो आप सभी इस चीज को समझिए। सड़कें देखिए काली की जा रही हैं, गड्ढे उसी तरह गोल रह रहे हैं। आप सभी इसके गवाह हैं। आप सभी, आपके आसपास ये चीजें हो रही हैं, लेकिन आपको गुमराह किया जा रहा है 5 किलो अनाज। फिर भी अगर ये 5 किलो अनाज लगातार जारी रहे, अभी तो इसकी वसूली भी होने जा रही है कि जिन लोगों ने ये 5 किलो अनाज ले लिया था, जो इसके पात्र नहीं थे, उनसे वसूली का भी काम करेगी ये सरकार। तो आप ये जो सबसे ज्यादा हमें समझने की जरूरत है वो है अपने संविधान को, अपने संवैधानिक दायरे में रहकर हम इन्हें सबक सिखा सकते हैं, क्योंकि संविधान में इतना कुछ दिया हुआ है। जिस महापुरुष ने, जिस मसीहा ने इस संविधान की संरचना की, उसे मैं एक बार नतमस्तक होता हूं कि आज इस संविधान की बदौलत आप सुरक्षित हैं। अगर ये संविधान ना होता तो आतताई आज जो ये ईवीएम से ठगी करके सत्ता में बैठे हैं, निश्चित तौर पर ये आपके ऊपर और बड़ा प्रहार कर चुके होते। अभी ये मजबूर आपके संविधान से हैं और इस
लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे पहली लड़ाई हमें लड़नी है ईवीएम की। ईवीएम की लड़ाई अगर हम नहीं लड़ते हैं तो हम कभी ना जीतेंगे, क्योंकि ईवीएम को ये कैसे सुरक्षित करते हैं? ईवीएम को ये सुरक्षित करते हैं 5 किलो अनाज के पीछे, शौचालय के पीछे की शौचालय बनवा दिया, 5 किलो अनाज बंटवा दिया और किसान भत्ता इन्होंने दे दिया। ये सब इन्हीं की चीजों के पीछे ईवीएम छिप जाता है। लोग अपने आसपास के लोगों पे विश्वास करना छोड़ देते हैं, अपने आसपास के लोगों पे इन्हीं चीजों पे विश्वास करना छोड़ देते हैं और ईवीएम फिर बच जाता है। जब तक ये ईवीएम है, हम पर ऐसे ही अत्याचारियों का राज बरकरार रहेगा और बना रहेगा। इसके लिए हमें धरातल पे उतरना होगा। हमारा वोट बड़ा है या चुनाव आयोग? हमारा मताधिकार, हमारा मत बड़ा है या चुनाव आयोग? हमारे वोट की वैल्यू से बड़ी चुनाव आयोग की हैसियत है? आप सभी बताइए, जुड़े हुए हैं, हमारे मत से ज्यादा चुनाव आयोग की वैल्यू है? तो हम डिमांड करते हैं कि हमें अपना मत केवल मतपत्र के जरिए ही देना है। यह हमें तय करना होगा और हम नेता हमारे इसकी आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि नेता हमारे बड़ी लंबी डकार लेके बैठे हुए हैं। वो इतनी लंबी डकार ले चुके हैं, खा के मोटे मोटे धन। इन लोगों के विदेशों में बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े मॉल बन चुके हैं। ये नहीं बोलने वाले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा हमें आपको, क्योंकि हम आज संघर्ष कर रहे हैं। दिन भर कमाते हैं तो शाम को खाने के लिए होता है, तो हमें लड़ाई लड़नी होगी हमें। और क्रांति कभी महलों से नहीं आती है, क्रांति आती है उन घरों से जिनके घर पे छप्पर नहीं होते हैं। आप याद करिए, मान्यवर साहब जब काम कर रहे थे तो मैंने लोगों से सुना हुआ है कि उनका अंडरगारमेंट फटा रहता था। तो आप समझिए कितनी विषमताओं के साथ उन्होंने समाज में संघर्ष किया। यानी गरीबी से ही क्रांति होगी। ये अमीर बैठे रहेंगे नोटों के बंडलों पर कि हमारे नोटों के बंडलों पर हमला ना हो जाए। हमें इनसे बचना होगा। ये हमारे लिए उसी तरह है जैसे आप तैयार होकर किसी लड़ाई में निकले हो और ये बीच में आके कह दें चिंता ना करो, हम बैठे हैं, हम देख लेंगे। तो बस ये देख क्या लेंगे? ये देख ये लेंगे कि आप जितने मारे जाओगे, अंततः फिर इन्हीं के साथ एकजुट होते जाओगे। और ये फिर उसी तरह आधी टीम का हिस्सा, इनको 20-25 विधायक इनके बढ़ जाएंगे, लेकिन ये सत्ता में नहीं आएंगे। तो इसके लिए लड़ाई लड़िए आप सभी मजबूती के साथ। अपने समाज को मजबूत करिए। जिसका समाज मजबूत है निश्चित तौर पर वही सत्ता में आएगा। हमारा समाज टुकड़ों टुकड़ों में बटा है और इसके लिए हमें उलाहना भी सुनने को मिलता है। हमें ये जिसे लोग बोलते हैं, जो गृह मंत्री है, वो गृह मंत्री हमें टुकड़े टुकड़े गैंग भी बोलता है और हम सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है। टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहा है। अरे हमें तो शर्म से डूब बनना चाहिए। हमें तो हर हाल में एकजुट होना चाहिए। हमारे किसी लोगों के साथ, हमारे किसी भाई के साथ यदि प्रताड़ना होती है तो हमें टीम बना के वहां के लिए निकल पड़ना चाहिए। जब तक उसे न्याय ना मिले, जब तक उसे न्याय ना मिले, वो जगह ही नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे ये किसानों को परेशान करने के लिए इन्होंने 1 साल से ज्यादा दिल्ली में किसानों को रोक रखा और बैठाए रखा। केवल इनका मकसद राजनैतिक स्थितियों को बदलना था और ईवीएम में व्यवस्था ढेर सारी करनी थी, लोगों का दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट करना था। तो ये अपने मकसद में सफल होते हैं और हम अपने मकसद से पथभ्रष्ट हो जाते हैं। हम अपनों पे ही विश्वास खत्म कर देते हैं। आज जरूरत है हमें, जो जितने ओबीसी भाई हैं, एससी भाई